आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। इस वक्त हमारे सामने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मौजूद हैं। रामविलास पासवान के लखते जिगर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान भी कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका चिराग। थैंक यू रूबिका जी। विपक्षी पार्टियों ने हर वक्त ये कहा कि आपको बीजेपी झुंझुना पकड़ा देती है, लेकिन आपने 100% स्ट्राइक रेट के साथ जो पहली चीज हासिल की वो कैबिनेट मिनिस्टर। ये एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा है? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण अनुभव मेरे पिछले 3 सालों का रहा है, जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया। आज से 3 साल पहले साल था 2021 का, जब मेरी पार्टी में एक बड़ी टूट हुई और पार्टी के साथ साथ मेरा परिवार भी टूटा। मेरी अपनी चीजें मेरे हाथों से रेत की तरह फिसलती गई। एंड देन रूबिका जी, देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई वाज लेफ्ट विद नथिंग, नॉट इवन जीरो, नेगेटिव में मुझे धकेल दिया गया था। नेपोकिट का टैग लगता ही है हम लोगों पर एक ऐसी पार्टी जिसको मेरे पिता ने खून पसीने से सींचा था, मुझे मेरी ही पार्टी से निकालकर बाहर फेंक दिया गया था। वो 3 साल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे, जिसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव दिया। वापस से पार्टी को संजोना, वापस से खुद को खड़ा करना, खुद को प्रूव करना। ये 3 सालों ने मुझे जिंदगी के कई अलग अलग अनुभव दिए। मुझे लगता है उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं ये सारी चीजें जिनका आपने जिक्र किया, बट अगर वो नहीं होते, वो 3 साल नहीं होते, तो मुझे लगता है आज मैं जहां पर हूं शायद यहां तक नहीं पहुंच पाता। तो आप ये कह रहे हैं कि जब एक मजबूत नेता बन जाते हैं तो फिर कैबिनेट मिनिस्टर और कैबिनेट बर्थ वगैरह संभालना आसान हो जाता है? संभालना आसान की बात नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और झुनझुने का जिक्र आपने किया, कई मेरे विरोधी साथी भी इस बात का जिक्र करते हैं, पर मैं मानता हूं एवरी ब्रिक काउंट्स। अगर कोई एक भी ईंट अगर खिसकती है तो पूरी इमारत धर-धरा के गिर सकती है। ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार का हर एक अंग, हर एक हिस्सा उतना ही महत्वपूर्ण है। एंड एज एन एलाई, एज अ मिनिस्टर, जो जिम्मेदारी मेरे कंधों के ऊपर है, मैं मानता हूं उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना अपने में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसकी तरफ मैं कार्य कर रहा हूं। आज जब हम बैठे हुए हैं, इससे पहले आपके एक बयान की खूब चर्चा हुई। इनफैक्ट आजकल आपके बड़े बयान वायरल हो रहे हैं। एक बयान उनमें से एक मैंने पिक किया है, पहले आपको वो सुनवाते हैं ताकि जनता को भी समझ में आ सके कि मैं किस बयान की बात कर रही हूँ। प्लीज प्ले। आज की तारीख में जो विपक्ष के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है मेरी पार्टी और सांसदों को लेकर, ये उसी साजिश को हवा देने की सोच है जो 2021 में रची गई थी और जिसकी वजह से इन लोगों को लगा था कि शायद चिराग पासवान को ये लोग समाप्त कर देंगे, पर ना उस वक्त ये लोग चिराग पासवान को समाप्त कर पाए। और आज की तारीख में मजबूती से जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी एकजुट होकर न सिर्फ हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े, बल्कि 5 सीट लड़े, 5 की 5 हम लोग जीते। ये बयान क्यों देना पड़ा? मतलब आरजेडी ने आपको भड़काया और आप भड़क गए कि 5 सांसद आपको ये था कि आपने खुद टिकट सेलेक्ट की। एक वीणा देवी को छोड़ दीजिए, तो सब आपके भरोसे वाले लोग थे। डर था कि ये लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे? देखिए, अब इतना कुछ खोया है, इतना कुछ हासिल भी किया है खोकर, कि अब वो डर नहीं है। एंड ऑनेस्टली रूबिका जी, आई मीन दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस जब आप चीजों को खुद संजोते हैं, और जो मैंने पिछले 3 सालों में मैंने किया। तो डर, मतलब फिल्मी डायलॉग के तौर पे नहीं कह रहा, बट डर था अब मैं किसी से नहीं हूं, और डर अब लगता नहीं है किसी बात का, क्योंकि जितना डर था वो सब मुझसे छीन लिया गया है। बहरहाल, मुझे जिस बयान का आप जिक्र कर रही हैं, इसका परिपेक्ष ये था कि मेरी पार्टी के बीच में पुनः उसी तरीके का भ्रम जिसका मैंने जिक्र किया। एंड राइट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड माई पार्टी टू फोकस ऑन द कमिंग बिहार इलेक्शंस। मेरी प्राथमिकता पूरी तरीके से उस दिशा में है। तो ऐसे में पार्टी संगठन कार्यकर्ताओं के बीच में किसी तरीके का कोई भ्रम ना फैले, इसलिए इसको एक क्लैरिफाई एक बार करना जरूरी था। पार्टी को ध्यान में रखते हुए आप एक के बाद एक 83 दिन में ऐसे बयान देते हैं 4 मुद्दों पर कि समझ में नहीं आता है कि आप मोदी जी के साथ हैं कि मोदी जी के खिलाफ हैं। मतलब राहुल जी का काम तो आप ही कर रहे थे। एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं आपको रूबिका जी, मेरा रिश्ता जो मेरे प्रधानमंत्री के साथ है वो एक ऐसा अटूट रिश्ता है
कि कम से कम जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मेरे प्रधानमंत्री से वो रिश्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। इस बात को मैं ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में वंस एंड फॉर ऑल मैं क्लियर करना चाहता हूं। मेरा रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री से तब नहीं टूटा जब मैं उनके साथ नहीं था। 2020 के चुनाव में मैं उनके साथ नहीं था, तभी से तो ये हनुमान प्राकरण का भी जिक्र आया। उस वक्त भी मैंने कहा था कि मेरे दिल में बसते हैं मेरे प्रधानमंत्री। तो ये रिश्ता जब उस कठिन समय में नहीं टूटा तो आज की तारीख में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पर जो प्रश्न आपने पूछा, हाँ, जो प्रश्न आपने पूछा रूबिका जी, देखिए मेरी अपनी एक पार्टी है, मेरी पार्टी की अपनी विचारधारा है, अपने सिद्धांत है, हमारी अपने कंसर्न्स, अपने प्रायोरिटी हैं। 2014 में भी जब हम लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने थे एंड दैट वाज माय एंट्री इन पॉलिटिक्स, उस वक्त भी मैंने कैटेगोरिकली बहुत क्लियरली इस बात को मैंने मेंशन किया था कि हमारा गठबंधन मुद्दों के आधार पर है और किसी भी अलाय पार्टनर का अलायंस, किसी भी कोलिशन गवर्नमेंट में मुद्दों के आधार पर ही होता है। अगर आपके सारे एजेंडा, सारे विषय एक ही सोच के हैं तो यू माइट एज वेल बी वन पार्टी ना। फिर आप लोग अलग अलग दल क्यों हैं? आप अलग अलग दल इसलिए हैं क्योंकि आपकी नीतियां अलग हैं, आपके सिद्धांत अलग हैं, आपकी प्राथमिकताएं अलग हैं। ऐसे में समाज के उस वर्ग की प्राथमिकता है मेरी सोच में जो अभी भी हाशिए पर खड़ा है, जिससे जुड़े हुए ये तमाम विषय थे, भले वो अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए थे, भले वो मुस्लिम वर्ग से जुड़े हुए थे, ये तमाम जिन विषयों का आपने लैटरल एंट्री, क्रीमी लेयर का बात आया, वक्फ बोर्ड का जिक्र आया, नेम प्लेट्स लगाने को लेकर, सावन के महीने में कावड़ियों को लेकर, ये सब जिक्र आया। उसमें जो मैंने अपने विचार रखे वो मेरी पार्टी की ऐसी प्राथमिकताएं हैं जिसके साथ समझौता ना मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया था, ना मैं कभी करूंगा। बट मुझे खुशी इस बात की होती है कि एज एन अलाय, जो विपक्ष के लोग ये बोलते हैं ना कि भाई ये सरकार सुनती नहीं है, झुंझुना देती है अलायंस को, ये वही सरकार है जिसने अपने अलायंस की बात सुनी, समझी और उसके आधार पर फैसले लिए ताकि पूरी सरकार मजबूती से फैसलों में एक साथ दिखे। तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ फैसले जो सरकार ने रोल बैक किए हैं, जिसकी वजह से वो रोल बैक सरकार कहला रही है, वो आप लोगों की वजह से, मतलब आपकी वजह से? देखिए, रोल बैक टर्मिनोलॉजी जरूर विपक्ष देकर अपने दिल को संतुष्टि देना चाहेगा, बट मैं ये मानता हूं कि ये सरकार का बड़प्पन होता है और किसी भी नेतृत्वकर्ता की उदारता को दर्शाता है, मेरे प्रधानमंत्री जी की उदारता को दर्शाता है कि कम से कम वो मंच वो हमें देते हैं जहां पे खुलकर हम लोग अपनी बातों को रखें और जब सरकार अंतिम निर्णय ले तो उसमें हर सहयोगी की सहमति हो। नहीं, लेकिन ये तो सरकार बचाने की बात हुई ना। समाज को जब आपको चेंज करना है, बेहतर राह पर ले जाना है, तो फिर ये तो वोट बैंक पॉलिटिक्स को साधने के लिए सामने वाले को किसी तरीके से आप इमोशनली ब्लैकमेल करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है खासकर जातिगत जनगणना के मसले पर मैं चिराग आपसे बहस करना चाहती हूँ। आपने ये कहा कि जातिगत जनगणना जरूरी है। बिहार में तो जातिगत जनगणना हो चुकी है चिराग, अब तक ऐसा क्यों? उधर वहां जातिगत जनगणना के बाद ऐसा क्या हो गया? क्या ऐसा बदलाव आ गया? कौन सा बिहार जो है बर्मिंघम बन गया कि आपको लगता है जातिगत जनगणना होनी चाहिए? अब मुझे ऐसा क्यों लगता है, ये सवाल अगर आप समझेंगी तो मुझे लगता है आपको समझ में आएगा कि वो बर्मिंघम बनाने के लिए जातिगत जनगणना का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि ये जानकारी, ये आंकड़े कम से कम उन सरकारों के पास तो हों जो सरकारें उन जातियों को मुख्य धारा में सोचने की सोच के साथ नीतियां तैयार करती हैं। Until unless you will not know the population कि भाई उस फलाना जाति की आबादी कितनी है, आप उसके लिए जो राशि आवंटित करते हैं उन योजनाओं में, कैसे आप उसका हिसाब लगा पाएंगे? कितनी सरकारें हैं, केंद्र की हो, अलग अलग राज्यों की सरकार हो, भारत में संघीय ढांचा है, राज्य सरकारों की एक अहम भूमिका है इसमें। कितनी राज्य सरकारें हैं जो अलग अलग राज्यों में अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के अलग अलग धर्मों से आने वाले लोगों की को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ नीतियां बनाते हैं। अब उन नीतियों में आप राशि जब आप आवंटित करते हैं, आपको कैसे पता कि आबादी क्या है, कितनी राशि की जरूरत है? कई बार माननीय न्यायालय ये आंकड़े आपसे मांगता है अलग अलग विषयों पर कि आबादी क्या है। सरकारों के पास ये आंकड़े नहीं है। मैंने हमेशा इस बात को भी कहा है कि जब मैं चाहता हूं कि भाई जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए, मैं सार्वजनिक करने का मैं पक्षधर नहीं हूं, बट जो सरकार नीतियां बनाती हैं एटलीस्ट ये डेटा उन सरकारों के पास होना चाहिए, ये मेरी सोच रही है। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो विपक्ष कह रहा है, जो इंडिया ब्लॉक कह रहा है, वही चिराग पासवान कह रहे हैं, या दोनों के कहने में कोई अंतर है? मुझे नहीं पता कि वो लोग किस सोच के साथ ये कह रहे हैं, वो लोग क्यों इस चीज को कहना चाह रहे हैं। मेरी जो सोच है कि भाई जब आप किसी को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का आप जिक्र करते हो तो यू शुड
हैव अ क्लियर डाटा विद यू। आपको पता होना चाहिए कि वो आबादी कितनी है, क्या हालात है उनके, कौन सी आबादी ज्यादा, उस जमात की कौन सी जाति ज्यादा बुरे हाल में है, उनके कारण क्या है, ये तमाम जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आपको लगता है कि ये जो जातिगत जनगणना वाला मामला है ये सरकार को कमजोर कर सकता है? क्योंकि इसी पर मजबूती के साथ विपक्ष उनको घेरने की कोशिश कर रहा है। देखिए, विपक्ष घेरने का प्रयास आज से नहीं, पिछले 10 सालों से कर रहा है। इस सरकार को कोई कमजोर करे या मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई कमजोर कर सके, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल ऐसी कोई ताकत खड़ी हुई है या हो पाएगी। मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच देश को लेकर, देश की प्रगति को लेकर, 2047 तक विकसित भारत को बनाने को लेकर, ये तमाम बातों में क्लैरिटी मेरे प्रधानमंत्री जी के पास इतनी ज्यादा स्पष्टता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई उन्हें कमजोर कर सकते हैं। ये विषय चर्चा के लिए जरूर आते हैं और चर्चा होगी, अंतोगत्वा जो देश के हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा, वो फैसला ये सरकार भी लेगी। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस इंटैक्ट है? वो अब की बार 400 पार वाला जो नारा दिया गया था, वो जो जमीन पर नहीं उतर कर आया, तो वो सरकार उतनी आपको मजबूत आज की तारीख में दिखाई दे रही है? सरकार उतनी ही मजबूत है, और अगर किसी के मन में कोई शंका है तो एज एन अलाय मैं इसको दोबारा से सीमेंट करके बोलना चाहूंगा कि सरकार भी उतनी मजबूत है, मेरे प्रधानमंत्री भी उतने ही मजबूत है, रादर इस बार और ज्यादा मजबूत है। 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनने का अनुभव कितने लोगों के पास रहा है? ऐसे में उनका अनुभव उनके कॉन्फिडेंस को, उनकी मजबूती को और ज्यादा बढ़ाता है। लेकिन इस बार तो 2 साथी जो हैं वो बिहार से हैं। बिहार के चुनाव जो है वो बस दहलीज पर है। तो चिराग पासवान क्या करेंगे? हनुमान की तरह इस बार चुनाव लड़ेंगे, या फिर अब आपने अपना रास्ता तय कर लिया है कि आप एकला चलेंगे? एकला क्यों चलूंगा? केंद्र सरकार का हिस्सा हूं, एनडीए गठबंधन का मजबूत हिस्सा हूं, और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि एनडीए 2020 विधानसभा के चुनाव में मजबूती से, एकजुटता के साथ न सिर्फ चुनाव लड़ेगा बल्कि जीतेगा भी। नाउ व्हाई डू आई हैव दिस कॉन्फिडेंस? बिफोर यू आस्क मी, आई विल आंसर दैट। 2024 के भी परिणाम देख लीजिए। बिहार उन राज्यों में रहा है जिसने विपरीत परिस्थिति में, जहां पर फॉल्स नैरेटिव विपक्ष ने खूब गढ़ने का प्रयास किया, जिसका लाभ कुछ राज्यों में हुआ, बिहार के बगल के राज्यों में विपक्ष को उसका लाभ भी मिला, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। बट बिहार ने पुनः मोर और लेस वैसा ही बेहतरीन प्रदर्शन 2024 लोकसभा चुनाव में भी करके दिखाया, और इसी को हम लोग रेप्लिकेट करेंगे 2025 के विधानसभा के चुनाव में भी। नहीं, पर वो तो आपने बता दिया कि रेप्लिकेट करेंगे, पर मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे? अब तो मामला प्रशांत किशोर वाला भी आ रहा है सामने, उनकी पार्टी भी मैदान में उतर रही है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सो आई कैन आंसर फ्यू क्वेश्चंस। कैसे लड़ेंगे? एनडीए गठबंधन के साथ लड़ूंगा। कितनी सीटों पे लड़ूंगा, ये गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ना होगा। अगर मैं कोई संख्या आज सार्वजनिक मंच पे साझा करूं और गठबंधन के भीतर उसके बाद उसकी चर्चा करूं, मुझे लगता है गठबंधन की मर्यादा कहती है कि पहले ये तमाम चर्चाएं गठबंधन के भीतर होनी चाहिए, और उसके बाद ये संख्या, सीटों का चयन, ये तमाम बातें साझा की जाएंगी। क्योंकि 19 में आप साथ थे एनडीए के, लेकिन चुनाव आप अलग लड़े थे 2020 का, है ना? तो वो ट्रैक रिकॉर्ड तो बताता है, पर वो परिस्थितियां अलग थी। वो 2 साल मेरे लिए काफी अलग अनुभव वाले रहे। उसी साल मैंने अपने पिता को खोया। 2020 विधानसभा का चुनाव था, वही समय था जब राइट एंड ड्यूरिंग द इलेक्शंस आई लॉस्ट माय फादर। फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन चल रहा था व्हेन आई लॉस्ट हिम, एंड वो परिस्थितियां अलग थी, वो फैसले अलग सोच के साथ लिए गए थे। पर आज की तारीख में मुझे लगता है जब एक मजबूत गठबंधन का हम लोग हिस्सा हैं, मजबूत नेतृत्व केंद्र में भी है, बिहार में भी है, तो मुझे नहीं लगता कि चीजों के बिगड़ने का कोई कारण होगा। अच्छा, अब थोड़ा इस तरफ आती हूँ। इस तरफ का मतलब ये है कि कंगना के योर स्माइल वॉज गिविंग इट आउट ऑल। क्या ये मतलब बड़े चर्चे चल रहे हैं, आपने जोर से आवाज लगाई कंगना, अब कंगना कहती है कि आप लोगों ने ऐसा कर दिया है कि मेरी शक्ल देखते ही दूर से वो रास्ता बदल देते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं। शी इज बीन एन ओल्ड फ्रेंड, मतलब काम तो किया ही था हम लोगों ने साथ में, और जब आप एक फिल्म साथ में करते हैं तो एक लंबा समय आप साथ में बिताते हैं, तो वो बॉन्डिंग ऑटोमेटिकली बनती है। वो मेरे अच्छे मित्रों में से रही हैं, एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो पार्लियामेंट आए, बिकॉज शी इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। उनकी सोच से सहमत असहमत डिबेटेबल, बट शी इज अ स्ट्रॉन्ग
हेडेड लेडी एंड उनके साथ वो दोस्ती रही है और वही गाहे बगाहे कभी दिख जाती है। तो उसके बाद आप लोगों की बात हुई, क्योंकि चर्चा तो हो गई थी, खूब सारी सुर्खियां बटोरी गई थी, आपने मुलाकात की, उसके बाद कंगना से भी बहुत इस पर सवाल पूछे गए, 10 तरीके की चीजें, आपकी तो जोड़ी भी बनाने लग गए थे लोग, मीम्स भी आ गए थे। ऐसे सवालों के सामने जातीय जनगणना कितना आसान लगता है, लैटरल एंट्री कितना आसान लगता है, राजनीतिक विषय जिसपे आप और विपक्ष मुझे घेरना चाहें वो सब कितना सहज लगने लगता है। हम लोग उसी पे लौट सकते हैं। एक तस्वीर दिखाती हूँ, ये तस्वीर बड़ी आजकल चर्चा का विषय है, तस्वीर दिखाई जाए। कैसे लग रहे हैं? चिराग भाई आप देखिए ना, वेट भाई, उनको छोड़ो भाई, रुको थोड़ा सा आगे आ जाइए ना। तो हो गया। चिराग पासवान है ये। मेरी एक अपनी व्यक्तिगत जीवन भी है, राजनीतिक जिम्मेदारियों के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं और जिसको मैंने अपने पिता से ही सीखा है। ही ऑल्सो ऑलवेज वेल बैलेंस्ड दीज साइड्स। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को अलग और अपने सार्वजनिक जीवन को उन्होंने अलग हमेशा से रखा था और मैं भी वही प्रयास करता हूं कि जब फैमिली फंक्शंस में रहूं तो उन्हीं की तरह रहूं। मतलब अब हर जगह आप नेता बन के तो आप नहीं जाएंगे। तो दोनों में से किसे ज्यादा पसंद करते हैं? अरे कोई पसंद मतलब ब्लैक सूट वाला चिराग पासवान के सफेद कुर्ते वाला चिराग पासवान? प्लीज आप वापस आए जातीय जनगणना पे। ये क्या सवाल है? इतना टफ है ये? जैसा मैंने कहा वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है, बहुत ज्यादा उसकी चर्चा करने में मैं सहज नहीं हो पाता हूँ। नो देन आई गिव इट टू यू। ठीक है, आप असहज हैं तो मैं इस मामले में, जातिगत में अगर आप असहज होते तो फिर मैं आपको ग्रिल कर सकती हूँ। फिर आप करते। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कल इस्तीफा देने की सोच रहे हैं, फिर? उनकी अपनी पार्टी है, उनके अपनी सोच अपने विचार हैं। किस सोच के साथ वो इस्तीफा देना चाहते हैं, मुझे लगता है जब वो इन बातों को रखेंगे और जब नए मुख्यमंत्री का नाम और चेहरा हम लोग के सामने आएगा तो पता चलेगा क्या वो जिस राजनीति का विरोध करते रहे, परिवारवाद और इन सब का, क्या वो उसी को आगे बढ़ाने की दिशा में जाएंगे या किसी नई सोच के साथ, किसी नए नाम, किसी नए चेहरे को वो सामने लेकर आएंगे। आई थिंक इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। आज से लेकर कल तक ये पूरा दृश्य क्लियर हो जाएगा। बट अंटिल अनलेस आई थिंक वो राज्य हित में सोच रखें और कार्य करें, ना सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों को साधने की सोच रखें, तब तक उनके सारे फैसले ठीक रहेंगे। अच्छा, अब मैं रैपिड फायर राउंड की तरफ जा रही हूँ। आपके पास में यस और नो का प्लकार्ड है, पास वाला चांस नहीं है, तो आप तैयार हैं? ओके, ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आपको यस और नो में जवाब देना है। हाँ, ये बीच वाला नहीं ना, मैंने कहा बीच वाला नहीं चलेगा। आप लोग सब तैयार हैं? ठीक है। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं? अब बताइए इसका जवाब कोई कैसे दे सकता है? देश की जनता ही ये जवाब देगी ना। हाँ, अंतोगतवा तो देश की जनता को ये चुनना, मैं तो जनता के बिहार पे कैसे, बट मुझे नहीं लगता कि वो बन सकेंगे। नो। अच्छा, सांसद मंत्री पार्टी के 5 सांसद, आपका करियर सेट है? अच्छा, है ना? तो 2024 के अंत तक चिराग दूल्हा बनेंगे, यस और नो? 2024 के अंत तक? हाँ। ना। अच्छा, क्या मौका मिलेगा तो चिराग इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे, यस या नो? मैं तब भी नहीं था। मतलब अगर आप देखें 2020 में भी मेरे पास ये विकल्प तो था ही। मैं बिहार के विधानसभा के चुनाव चाहता तो वैकल्पिक गठबंधन के साथ मैं लड़ सकता था। मैंने उस वक्त भी भले चुनाव अकेले लड़ा, पर मैंने प्रधानमंत्री जी के साथ तो मैं तब भी खड़ा था और मैंने इस बात को हमेशा से स्पष्ट कहा कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं और मैं हूं, तब तक मेरे लिए कोई विकल्प एज एन अलायंस हो सकता है, वो संभव ही नहीं है। नहीं हो सकता। अच्छा, 2025 में चिराग को बिहार के सीएम या डिप्टी सीएम के तौर पर देख सकते हैं? नहीं। देखिए, सीएम स्पष्ट है। हम लोग मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव, गठबंधन के तमाम साथी इस बात को पहले से ही क्लियर कर चुके हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो सीएम पद के तो अभी कोई वैकेंसी का जिक्र ही नहीं है। मतलब और मेरी वो सोच भी नहीं है। मेरी सोच बहुत स्पष्ट है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और उसी सोच को प्राथमिकता दूंगा। मतलब नीतीश बाबू से अब आई लव यू टू हो गया है? जी हाँ। अच्छा, क्या बीजेपी की वजह से चिराग को नीतीश के साथ रहना पड़ रहा है, यस या नो?
रहना पड़ रहा है, नहीं नो आई मीन पढ़ नहीं रहा है, बट डेफिनेटली जब आप गठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो जितने विषयों पर विरोधाभास होता है खुलकर बात करने का मौका मिलता है। मैं मेरे मुख्यमंत्री के साथ कभी उस स्पेस में इससे पहले रहा भी नहीं, और मैंने हमेशा कहा कि व्यक्तिगत विरोध तो मेरा कभी था भी नहीं ना उनसे। नीतियों को लेकर मुझे उनसे शिकायतें जरूर थी, जो मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म ने मुझे मौका दिया क्लियर आउट करने का। थैंक यू सो मच चिराग, थैंक यू सो वेरी मच। इतनी बेबाकी से बात रखने के लिए और हर सवाल का जवाब देने के लिए आनंद आया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। शुक्रिया। और मैं अनुरोध करना चाहूंगी न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी से मंच पर आएं और हमारे खास मेहमान का धन्यवाद दें।